हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और आज की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे डैफोडिल्स। लेकिन डैफोडिल्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्हें ग्रेट लेक पॉइंट कहा जाता है, 3 लेक पॉइंट्स में से एक लेक पॉइंट है ये। झील के किनारे पर रहने वाले, झील के किनारे पर अपनी कविताओं को बनाने वाले और झील के लगभग लगभग निकटतम चीज़ों को अपने उन झीलों के साथ कनेक्ट करने वाले पॉइंट्स में ये कहे जाते हैं। एक थे सदे साहब, एक है कॉलरिज साहब और एक हमारे वर्ड्सवर्थ साहब। ये तीनों साहब जो हैं वो लेक पॉइंट्स कहे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की पोइम। और ये पोइम ना केवल ग्रेड फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी की हर एग्जाम्स के लिए, अगर हम देखें हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पोइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं दोस्त। ओके, लेट अस बिगिन। देखिए, इसके अंदर आज की क्लास हम इसको 2 पार्ट्स में बांटेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिससे कि आप आराम से देख सको, आपका टाइम भी खराब ना हो। विलियम वर्ड्सवर्थ इसके पॉइंट हैं। डैफोडिल्स के, नरगिस के फूल। डैफोडिल्स होते हैं नरगिस के फूल और बहुत पीले पीले सुंदर सुंदर से फूल होते हैं ये। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम साथ में लेंगे, कॉन्सेप्ट्स के साथ लेंगे, बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि अपन जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे प्रीवियस ईयर के, तो इसमें 2 भागों में अपन ने क्लास बांटी है। थोड़ा पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर पोइम की ब्यूटी और पोइम के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके अगली क्लास में हम सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वन लाइनर, जो लगभग 20-25 मिनट की क्लास होगी। तो वन लाइनर से क्या है, हमारा माइंड में वो सारी चीज़ें सेट रहेंगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव भी करेंगे कुछ, एक प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को मैं उठाऊंगा, टेंशन ना ले। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। देख रहे हैं हम बात करेंगे किसकी बात, आपके जो सामने हैं विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ, रोमांटिक पोएट, बहुत महान रोमांटिक पोएट जिन्हें कहा जा सकता है विलियम वर्ड्सवर्थ। मैक्सिमम चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे कि आप लोगों को, मुझे समझाने में सारी चीज़ों को टाइम ना लगे, और मुझे भी, मैं भी कोई चीज़ मिस ना करूं, बीट ना करूं, ये थोड़ा सा ध्यान रखा गया है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म डेट तो कोई नहीं पूछता, 7 अप्रैल है, ये याद रखना। 1770 में इनका जन्म हुआ और 1850 में इनकी डेथ हो गई, 23 अप्रैल को, अप्रैल के महीने में, गर्मी में ही इनकी डेथ हो गई। इन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम लिखी है, डैफोडिल्स। आप देख रहे हो 4 प्यारे प्यारे स्टैंजा, 6 लाइन के, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स है सभी में, सब में बढ़िया सी राइमिंग स्कीम, आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज़, बहुत प्यारे तरीके से इन पोइम्स को इन्होंने कंपोज किया है। इसके अंदर क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेज यूज़ की गई हैं, कहाँ कहाँ की गई है, किस किस लाइन में कैसे बात करता है, किसको कंपेयर करता है, किसको नहीं करता है, सारी बातें पूछेंगे और सारी बातें हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ। देखिए, तो 1770 में जन्मे, 1850 में ये एक्सपायर हो गए, पोएट लॉरेट भी बने। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, इनके फादर मदर का नाम जान लीजिए। इनके फादर का नाम है जॉन वर्ड्सवर्थ, लगभग वर्ड्सवर्थ जैसे ही लगते हैं, और इनकी जो माँ है वो है एन कुकसन। माँ का नाम है वही, अब वर्ड्सवर्थ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। जॉन वर्ड्सवर्थ, जॉन है इसकी माँ का, पिता का नाम, और माँ का नाम है एन। एन और जॉन इनके बच्चे थे साहब। ये जिस जगह पर ये रहते थे, देख लीजिए उनका घर है कहाँ, किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का। ये घर है कॉकरमाउथ, कुमरलैंड में, कॉकरमाउथ कुमरलैंड में ये इनका घर है, ठीक है ना। ओके, दिमाग में सेट हो गया। अब देखिए, अब अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले जो सब्जेक्ट उठाया लिखने के लिए, इन्होंने लिखा 1793 में, सबसे पहले, जब इनकी एज लगभग 23 साल थी। तो 1793 में इन्होंने ये सबसे पहले दो रेगुलर क्लासिकल कपलेट्स लिखे, रेगुलर क्लासिकल कपलेट्स, ठीक है ना। और इन दोनों का नाम है, मैं इन दोनों का नाम लिख देता हूं, उसमें साफ साफ नजर नहीं आ रहे होंगे। एक है, ये है एन इवनिंग वॉक, एक इवनिंग वॉक नाम का एक रेगुलर कपलेट लिखा है इन्होंने, और एक लिखा आपने डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है ना, ये लिखा था। और लिखा कब था इन्होंने लिखा था 1793 में, 23 साल की उम्र में। उस समय इनकी 23 साल थी। इन्हें जो राइडल माउंट था, राइडल माउंट, इसका इनको बार्ड माना गया,
ये ही वॉज द वार्ड ऑफ राइडल माउंट, ये एक पदवी होती है जो इनको दी गई। आपसे पूछा जा सकता है हु वॉज कॉल्ड द वार्ड ऑफ राइडल माउंट, तो आपको 4 ऑप्शन देगा, तो अब 4 ऑप्शंस में आपको विलियम वर्ड्सवर्थ भी मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है कि वार्ड ऑफ राइडल माउंट कौन थे, तो आप सीधा सा जवाब देंगे साहब हमारे वर्ड्सवर्थ साहब जो थे लेक पॉइंट, वही हमारे राइडल माउंट के वार्ड थे। अब आपसे ये पूछा जाए कि साहब इनको पोएट लॉरेट कब बनाया गया था, तो इनको पोएट लॉरेट राज कवि इनको बनाया गया, इनको राज कवि बनाया गया, और वो बनाया गया इनको कब, थोड़ी मात्राओं पर ध्यान मत देना, राज कवि पोएट लॉरेट POETLAUREATE पोएट लॉरेट इन्हें बनाया गया था 1843, इनकी मृत्यु से जस्ट 7 साल पहले। बिल्कुल, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, अफेक्टेड बाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इन्हें रिवॉल्यूशनरी पोएट भी कहा गया है इस स्थिति में, अफेक्टेड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, पूरा लिख देता हूं FRENCH द लगा के, द फ्रेंच और रिवॉल्यूशन। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं साहब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित है, तो इनका एक नाम पड़ गया साहब, इनको लोग आलोचना करने लगे कि तुम एक टॉरी हो, तुम एक रिवॉल्यूशनरी व्यक्ति हो, और तुम एक धर्म त्यागी हो, रेनिगेड हो। इनको रेनिगेड माना गया, इनकी बिलीफ को, इनका बिलीफ जो है वो पूरी तरह से टूट चुका था, इनका विश्वास टूट चुका था, तो इनको रेनिगेड माना गया, इनको एक टॉरी माना गया। तो इनको टॉरी एंड रेनिगेड के रूप में क्रिटिसिज्म इनको देखना पड़ा, झेलना पड़ा। कुछ लोग इनको अलग अलग नामों से पुकारते थे, सब अलग अलग तरीके से इनको पुकारते थे। तो ये बंदे आप जानते हो, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के बादशाह इनको कहते हैं, मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स इन्हें कहते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग को। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इन्हें कहते थे कि भैया जो आपने वर्ड्सवर्थ साहब है वो लॉस्ट लीडर हैं, खोए हुए नेता हैं, लॉस्ट लीडर हैं, बिल्कुल खोए हुए लीडर, ये इनको लॉस्ट लीडर मानते थे। विलियम, ये कौन, रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग इनको क्या कह के पुकारते थे कि भैया आप क्या हो, लॉस्ट लीडर हो। और ये हैंडसम सा बंदा जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये कौन है, PV शैले, ये शैले है, PV शैले। और ये भाई साहब क्या कहते थे, ये भाई साहब कहते थे कि जो वर्ड्सवर्थ साहब है ना वो एक मॉरल यूनक है। क्या कहते थे, मॉरल यूनक। कौन कहता था, कौन कहता था साहब, आपके शैले साहब कहते थे कि ये क्या है, मॉरल यूनक है। अब एक थे बंदे हमारे शैले के दोस्त, राइट, आपको पता है शैले की जो डेथ है 1823 में हो गई थी, और शैले के जो दोस्त हैं जॉन कीट्स, जॉन कीट्स कौन सा पीछे है, वो भी वर्ड्सवर्थ को कुछ ना कुछ कह ही देते हैं, और वो कहते हैं वर्ड्सवर्थ के लिए एक बढ़िया सा प्यारा सा फ्रेज, वो कहते हैं ईगोइस्टिकल सबलाइम है। ये क्या कह देते हैं, ये ईगोइस्टिकल सबलाइम है ये, ठीक है ना। ये इनके लिए प्यारे प्यारे शब्द इनको बोले गए। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने क्या बोला, लॉस्ट लीडर इनको माना, PV शैले ने इनको मोरल यूनक माना, और जॉन कीट्स ने इनको ईगोइस्टिकल सबलाइम माना। तो इस तरीके से इन तीनों अलग अलग राइटर्स के अलग अलग इनके प्रति व्यूज रहे। अब चलते हैं अपन आगे, चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर, ये देखिए प्रकृति, बड़ी प्यारी सी प्रकृति है, और इस प्रकृति के लिए अगर हम बोलें तो इन्हें हम हार्विंगर मानते हैं। क्या मानते हैं, अग्रदूत, हार्विंगर ऑफ नेचर, हार्विंगर ऑफ नेचर। क्यों मानते हैं हार्विंगर ऑफ नेचर, क्योंकि ये नेचर पॉइंट थे, क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, इनको हम नेचर पॉइंट भी कहते हैं, नेचर पॉइंट थे, ठीक है ना। इनको अपन क्या बोलते हैं, द ग्रेटेस्ट वर्शिपर ऑफ नेचर। इन्हें हम प्रकृति का सबसे महान पुजारी मानते हैं, प्रकृति का महानतम पुजारी। और एक इनको बोलते हैं द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर। प्रकृति की सुंदर महिमा, सुंदर बयां करने वाले, सुंदरता का बखान करने वाले जो हैं, ये कौन रहे हैं हमारे, कौन रहे हैं हमारे, ये विलियम वर्ड्सवर्थ रहे हैं। अब बात आती है आपकी जॉन मिल्टन की, ठीक है ना। जॉन मिल्टन देख रहे हो सामने, ये जॉन मिल्टन की फोटो है, जॉन मिल्टन लेडी ऑफ स्कूल, ठीक है ना। तो जॉन मिल्टन जो अंधे भी हो गए थे, आपको पता है,
44 साल की एज में। तो जॉन मिल्टन ने इनको सोनेट लिखना सिखाया था, इनके ट्रेनर रहे। तो जॉन मिल्टन ने उनको प्रेरित किया, इंस्पायर्ड, ये जॉन मिल्टन है। जॉन मिल्टन ने इंस्पायर किया था, किसको इंस्पायर किया? इंस्पायर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ टू राइट या टू बिकम, कि बन जाओ भैया, क्या बन जाओ? टू बिकम अ सॉनेटियर, सॉनेटियर बन जाओ भैया। क्या करोगे आप? और देखो सॉनेटियर बने तो कैसे बने? 500 सोनेट लिख डाले साहब वर्ड्सवर्थ ने, कम नहीं, 500 सोनेट लिख डाले। मतलब ऐसे ही खतरनाक प्रेरणा बहुत बड़ी चीज़ होती है नहीं, जिसको मिलती है, इंस्पायर्ड होते हैं तो खतरनाक लेवल से इंस्पायर्ड होते हैं। उन्होंने सबसे पहली ऑटोबायोग्राफिकल पोएम लिखी, जो थी द प्रिल्यूड, और उसके साथ साथ उन्होंने लिरिकल बैलेड्स लिख डाले। तो लिरिकल बैलेड्स जो है साहित्यिक बड़ी बड़ी गाथाएं, जो कविताएं होती है लिरिकल बैलेड्स से, वो उन्होंने 1798 में एक बंदे के साथ पब्लिश करवा दिए, लिरिकल बैलेड्स। और उस बंदे का नाम था, और लेक पॉइंट था, और इनका बड़ा मित्र भी था, अजीज मित्र था। इनकी दोस्ती है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये वाला सिस्टम था। और इनका नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। और साथ में थे अपन के कौन साहब? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। सदे को और यूज नहीं किया, नहीं तो कर लेते, ठीक है ना। अब देखिए ये दो बंदे थे, इन दोनों ने मिलकर के 1798 में लिरिकल बैलेड्स का पब्लिकेशन करवा दिया। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा बड़ा आपको जानने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर अपना आता नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो, कुछ ज़्यादा खास इनके बारे में डीपली पूछता नहीं है। ये आप द प्रिल्यूड देखने को मिल रहा है आप लोगों को। ये प्रिल्यूड जो है, ये इनका फर्स्ट जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जो इन्होंने 14 बुक्स में लिखा हुआ है यहाँ पर। इन्होंने इसमें जो है, इसको, इस नॉवेल के, इस पोएम के लिए, पोएम के कलेक्शन के लिए दुनिया बोलती है कि ये कवि के माइंड का एक ग्रोथ रही है। क्या ग्रोथ रही है? इसके अंदर इन्होंने चेंजिंग एटीट्यूड दिखाया है, चेंजिंग एटीट्यूड दिखाया है, एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर एंड मैन, प्रकृति और इंसान के बीच बारे में उनका परिवर्तित हुआ व्यवहार यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। किसने? आपके विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने। प्रिल्यूड लिखा कब था? इन्होंने 1798 में ये वाली पोएम लिखी थी। इसके बाद में द एक्सकर्सन, ये भी एक पोएम का कलेक्शन है। और द एक्सकर्सन जो है, इसके अंदर द पोएम ही है, कलेक्शन क्या कहें, पोएम में बहुत सारी लाइन्स है इसके अंदर। तो ये द एक्सकर्सन इन्होंने लिखा था, इसके अंदर उन्होंने एक्सपाउंड किया है, expounds the beauty of nature, नेचर की ब्यूटी को एक्सपाउंड किया एक्सकर्जन के अंदर। अब नेचर के पॉइंट थे तो साहब नेचर के बारे में तो लिखेंगे ही, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये इनका ग्रेट फिलोसफिकल पोएम है जो ब्लैंक वर्स में इन्होंने लिखी। क्या नाम है उसका? द रिक्लूज। द रिक्लूज, आप इसको देख पा रहे हो, बाकी का मैं लिख देता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि इनकी जो ब्लैंक वर्स में लिखी हुई, ब्लैंक वर्स, ये BV का मतलब होता है ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में लिखी हुई इनकी जो सबसे, अगर हम फिलोसफिकल दार्शनिक पोएम देखें जिसमें इन्होंने दार्शनिकता को स्थान दिया था, दार्शनिक कविता, तो वो थी रिक्लूज। बिल्कुल ये आपको क्लासिकल है, सारा क्लासिकल है इसके अंदर। और इन्होंने एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी लिखा रॉबर्ट ब्राउनिंग की तरह, और उसका नाम है लाइन्स composed a few miles। अब टिंटन एबे, अब आपको इसमें शॉर्ट में मानते हैं इसको टिंटन एबे, दुनिया इसको शॉर्ट में टिंटन एबे के नाम से जानती है। आप इसी से याद कर लो क्योंकि आएगा तो पूरा, ठीक है ना। नाम शॉर्ट आएगा तो भी टिंटन एबे आप आराम से पहचान सकते हैं। अब अगला देखेंगे अपन यहाँ पर थीम। अब अपनी जो पोएम है डैफोडिल्स, डैफोडिल्स की जो थीम है भाई साहब, वो थीम है भाई कि नेचर जो है वो ह्यूमन स्पिरिट्स को क्या कर देती है? अपलिफ्ट कर देती है, आत्मा को, मानवीय आत्मा को, मानवीय भावनाओं को उठा देती है। तो ये इसका एक थीम रहा है कि नेचर जो होता है वो नेचर है, इसका थीम ही मेनली नेचर है।
अगर नेचर आ जाता तो नेचर लिख देना, बाकी का देखो यहां पर आएगा नेचर अपलिफ्ट्स ह्यूमन स्पिरिट्स। नेचर जो है ह्यूमन स्पिरिट्स को अपलिफ्ट करती है, नेचर जो है ह्यूमन स्पिरिट्स को अपलिफ्ट करती है, ठीक है ना। ओके देखिए यहां पर अब अपन आगे चलते हैं भाई साहब, अब थोड़ा सा आगे समझ लो। देखिए ये थीम होगी, नॉर्मल बेसिक थीम होगी, ज्यादातर तो इसकी थीम में केवल नेचर ही नेचर है, ठीक है ना। नेचर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हार्ट, नेचर, आपको डायरेक्ट नेचर पूछ सकता है, नेचुरल ब्यूटी या ब्यूटी ऑफ नेचर, ये इसकी थीम में कोई सी भी पूछा जा सकता है। वैसे अगर आपके माइंड में अगर ये चीज सवाल चल रही हो कि सर ये पोइम लिखने का विचार कैसे आया, तो ये बहुत सिंपल सा विचार है। 15 अप्रैल, अब अप्रैल तो डेट तो पूछेगा नहीं तुमसे, 1802 में कौन, हमारे जो वर्ड्सवर्थ साहब है, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ एक लेक उल्स वाटर थी उसके पास घूम रहे थे साहब। वहां पर एक पेड़ के नीचे झील के बिल्कुल बगल में उनको डैफोडिल्स के फूल नजर आए, नरगिस के फूल नजर आए, और उन फूल्स को देख, उन फूल्स को नहीं, उन फूलों को देख करके जो पॉइंट है उनके दिल जो है गार्डन गार्डन हो गया, मन खुश हो गया। कहने का मतलब वो पेंसिव मूड में थे लेकिन वो एक आनंदमय मूड में चले गए, और जब वो अकेले हो गए, जब बाद में घर पे गए तो घर पर भी वो प्रकृति का जो प्रति उनका झुकाव है वो बना रहा, वो फूल दिमाग में उनके में चलते रहे, उनकी इमेज जो है बार बार आती रही। तो देखो 1802 के बाद 1804 में उन्होंने लिखी, इस कविता का जो बैकग्राउंड है वो 1804 में लिखी। ये अपन और भी चर्चा करेंगे, पहले हम मीटर के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको समय भी दूंगा, 1 मिनट समझ लो, मीटर के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें आयम्बिक टेट्रामीटर यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, आयम्बिक टेट्रामीटर, ये ध्यान रखना। इसमें टोटल 4 स्टैंजाज हैं, कितने स्टैंजाज हैं, 4 स्टैंजाज हैं, ओके साहब। और ईच स्टेंजा के अंदर, प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइंस हैं, प्रत्येक स्टेंजा में सब लाइंस हैं 6 लाइंस, ओके। और प्रत्येक स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है, तो राइम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा, राइम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा प्रत्येक स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो क्या है, वो राइम स्कीम समझ लीजिए। राइम स्कीम में साहब ए बी सी सी, तो यानी कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि हर स्टेंजा की ये राइम स्कीम रहेगी। तो फर्स्ट एंड जो थर्ड लाइन है, पहली और तीसरी लाइन, उनकी राइम स्कीम सेम है, दूसरी और चौथी लाइन ये राइम स्कीम सेम है, और जो पांचवी और छठी है, वो पांचवी और छठी क्या है आपके, वो कपलेट है, क्या है, कपलेट है ना, ये आपका कपलेट है, दोहा। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कितनी लाइनें, डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी तो कि भाई आप बताओ, फर्स्ट ग्रेड वगैरह में तो इस तरीके के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ग्रेड फर्स्ट एग्जाम में, तो आपसे पूछ लेता है कि भैया टोटल कितनी लाइन है, तो आप बताओ 6 चक्कू 24, 4 स्टेंजा है, तो टोटल इसके अंदर 24 लाइन्स रही, कितनी लाइन्स रही, टोटल 24 लाइन्स इसके अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। टेट्रामीटर है, पढ़ेंगे जब आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या टेट्रामीटर है इसके अंदर। यह ध्यान रखिए कि बहुत अच्छे से राइम स्कीम आपको बताई दी है इसकी, कि राइम स्कीम क्या होगी, इसकी राइम स्कीम रहेगी ए बी सी सी, ये इसकी राइम स्कीम होगी, ए बी सी सी। अब एक बार के लिए आप फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, एक बार के लिए फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये तो आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, इसमें डिटेल है ही नहीं, इसमें आप ये देख लीजिए, एक तो ये ले लीजिए, इसमें आप डिटेल बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, ओके, ये देख लीजिए। और यहाँ इसके बाद आप इसको देखेंगे, ठीक है ना, इसके ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद में आप इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझ लीजिए कि इसका जो पब्लिकेशन है, रिपब्लिकेशन, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इनकी 3 डेट आपको याद रखनी है, 1804, 1807 और 1815, यानी 1815, 1804 और आपके 1802 तो आएगी नहीं, और आपके 1804 आ सकती है जब इसने लिखी, 1807 में पब्लिश हुई, रिपब्लिश हुई 1800 आपके 15 में। ठीक है ना, अब अपन इनकी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है ना, अब पब्लिकेशन की बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि सेटिंग कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर इसका बैकग्राउंड क्या रहा है पोएम का। तो एक फील्ड रहा है किसका, डैफोडिल्स का। ये जो है एक फील्ड है डैफोडिल्स का, नरगिस का, बाई अ लेक, एक खेत है साहब नरगिस का। इसमें क्या है, एक झील के बगल में है जो इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट एक अंग्रेजी लेक झीलों वाला जिला है उसके पास, और ये झील का नाम है उल्स वाटर, है ना, गैलकॉइने बे, जो ग्लैकॉइने बे जो है उसके पास एक उल्स वाटर नाम की झील, वहां पर ऐसा है। 15 अप्रैल 1802 में भाई साहब के माइंड में ये विचार आया, ये वहाँ का बैकग्राउंड है, उस समय की बात है। जॉयफुल टोन इसकी हमेशा आनंदमयी है, जॉयफुल है, ये ध्यान रखना कि 4 स्टैंजाज हैं, तो 3 स्टैंजाज में तो जॉयफुल रहा है, पहले में तो इसने फर्स्ट स्टैंजा, ये फर्स्ट स्टैंजा में तो बड़ा आनंद में रहा है, सेकंड स्टैंजा में थोड़ा काम हो गया, शांत हो गया, और फिर जॉयस रहा है, और तीसरे में उसने अपनी बातों को व्यक्त किया है, एक्सप्रेसिव रहा है, और लास्ट स्टैंजा में वो विचार कर रहा है, पेंसिव मूड में, पेंसिव मतलब उदासीन है, ऐसा सैड नहीं है, थोड़ा उदासीन, मेरा अकेला मूड है, प्राइवेसी में वो फील करता है। फोर्थ आपका ये स्टैंजा है। तो लेट अस मूव टू द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। चलो अपन पोएम के टेक्स्ट को देखते हैं, उसकी ब्यूटी को देखते हैं, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेज इसके अंदर यूज किए गए हैं, हम इनको भी देखते हैं। तो शुरू करते दोस्त। देखिए, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अब यहां पर इस लाइन को जैसे ही पढ़ोगे आपके दिमाग में एक एज, यहां पर देखते ही आपके समझ में आ जाएगा कि यहां पर सिमिली यूज किया गया है, राइट। तो यहां पर पॉइंट अपने आप को, आई मतलब यहां पॉइंट है, और पॉइंट इस पोएम को नरेट करता है, पॉइंट इस जो पोएम है उसको नरेट करता है, पॉइंट है ये, क्या ये पॉइंट। अब पॉइंट अपने आप को कंपेयर करता है किससे, एक क्लाउड से। वो कहता है कि मैं क्लाउड हूं, और वो भी लोनली क्लाउड, अकेला क्लाउड, मैं एक अकेला बादल हूं। तो आई वेंडर्ड, मैं घूम रहा हूं, भटक रहा हूं, आराम से चल रहा हूं। वेंडर होता है बिना किसी उद्देश्य के चलना, कोई उद्देश्य नहीं है मेरा, कहीं जाना आना नहीं है, मुझे कोई पर्पज नहीं है, बस ऐसे ही प्रकृति में विचरण कर रहा हूं। लोनली अकेला सा, एज अ क्लाउड एक बादल के रूप में, जिस तरह से आकाश में बादल अकेले अकेले घूमते रहते, चलते रहते हैं, स्थायी नहीं रहते, इस तरह से मैं भी घूमता रहता हूं। दैट फ्लोट्स, ये जो बादल है वो हवा में तैर रहा है। फ्लोट वैसे पानी में तैरने के लिए यूज किया जाता है, वस्तुएं जब पानी में तो फ्लोट, और इंसान जब पानी में तैरता है तो स्विम यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हवा में गोता लगाना, तैरना, उसके लिए यहाँ पर फ्लोट आ रहा है। तो ये बादल जो है वो फ्लोट करता है, मेरी तरह मैं जैसे टहल रहा हूँ वैसे ही वो बादल टहल रहा है, या फिर बादल जैसे टहलता है मैं वैसे टहल रहा हूँ। ऑन हाई, ये बादल कहाँ कहाँ जाता है, हाई ओवर वेल्स, घाटियों के ऊपर जाता है बहुत ऊंचा, एंड हिल्स, और पहाड़ियों के ऊपर भी जाता है। ये ना केवल घाटियों के ऊपर बल्कि पहाड़ियों के ऊपर भी जाता है। वेल्स जाती घाटियां और पहाड़ियां, पहाड़ियां ऊंची होती हैं, घाटियां फैली हुई होती है। उसी तरीके से मैं भी पहाड़ियों और घाटियों पर घूम रहा था अकेला, ठीक है ना। व्हेन, जब अचानक से, ऑल एट वंस, अचानक से, एक कहानी टाइप की बता रहा है वो कि एक अचानक से, आई सॉ अ क्राउड, मैंने एक क्राउड देखी, एक भीड़ देखी। क्या देखी मैंने, एक भीड़ देखी। और अब भीड़ किसकी थी, अ होस्ट, ये भीड़ मेरा वेलकम कर रही थी, वेलकमर, स्वागत करने वाले, मेजबान, ये भीड़ एक मेजबानों की थी। जैसे ही मैं गया तो इन्होंने मेरा वेलकम किया, प्रकृति की चीज थी। अब ये भीड़ थी किसकी, ये भीड़ थी गोल्डन डैफोडिल्स। अब आपसे कलर पूछ लिया जाता है ग्रेड फर्स्ट में कि बताओ डैफोडिल्स का रंग कैसा था, तो डैफोडिल्स का रंग बताना है आपको, गोल्डन कलर के थे, येलो नहीं। आपसे पूछे येलो, पिंक, गोल्डन, तो गोल्डन कलर के डैफोडिल्स थे। तो डैफोडिल्स गोल्डन कलर के थे। उन सभी डैफोडिल्स का एक होस्ट था, पूरा की पूरा मेजबान लोग एक क्राउड के रूप में वहां पर स्थापित थे या उगे हुए थे। ये थे कहाँ, आपसे लोकेशन पूछ सकता है, बिसाइड द लेक, झील के बिल्कुल पास।
अब यहाँ पर अलिट्रेशन है, आप देखना, ओके। और ये भी पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण टाइप का किया, होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। होस्ट तो पर्सन का होता है, लेकिन यहाँ पर डेफोडिल्स का बनाया गया है, लेकिन प्योर मानवीकरण नहीं है। बिसाइड द लेक, झील के बगल में, और बीनीथ द ट्रीज, और पेड़ों के नीचे। ये देखो बी और बी का यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है, तो यहाँ अलिट्रेशन है। वो कह रहे हैं कि जो जहां पर ये है क्या फ्लावर्स, यहाँ पर ये डेफोडिल्स उगे हुए हैं, वो है बिसाइड द लेक, झील के पास, और बीनीथ द ट्री, और पेड़ के नीचे है। पेड़ बहुत सारे उनके नीचे है। तो ये जगह आपको याद रखनी है कहाँ, कि ये उग कहाँ रहे हैं, उदय कहाँ हो रहे हैं, ये सब खिल कहाँ रहे हैं। ये आपसे पूछता है कई बार कि वो कर क्या रहे हैं, वो फ्लटर कर रहे हैं, वो फड़फड़ा रहे हैं, डांसिंग, नाच रहे हैं, वो इधर उधर फड़फड़ा रहे, लहरा रहे, यूं यूं लहरा रहे, डांस कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इन द ब्रीज, हवा में। किस में डांस कर रहे हैं वो, हवा में, फ्लटरिंग एंड डांसिंग। अब यहाँ पर डेफोडिल्स को यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है, क्योंकि डेफोडिल्स मानवीकृत है, क्योंकि डेफोडिल्स मानव का काम होता है फ्लटर करने का और डांस करने का, फूलों का थोड़ी होता है, लेकिन फूल डांस कर रहा है। अब इसकी राइम स्कीम कैसे सेट होती है, तो देखना, ये भी पूछ लेता है आपसे कि जो पहला स्टेंजा है उसके कपलेट का क्या, कौन कौन से वर्ड से एंड होता है कपलेट। तो कपलेट का याद रखना, ट्रीज ब्रीज, ट्रीज ब्रीज, ये आपसे पूछ लेता है, ज्यादा नहीं पूछेगा। ट्रीज ब्रीज, क्लाउड, क्राउड, हिल्स, डेफोडिल्स, ट्रीज ब्रीज, तो आपसे पूछ लेगा ट्रीज ब्रीज। फ्लटरिंग और डांसिंग कौन से स्टेंजा में आए, फूल कौन से स्टेंजा में, ऐसा मतलब थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से ग्रेड फर्स्ट में पूछता है। तो बिसाइड द लेक, झीलों के पास है, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे है, और फ्लटरिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इन द कहाँ, ब्रीज, हवा में, हवा में बिल्कुल अच्छे से डांस कर रहे हैं। तो साहब यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हुआ है डेफोडिल्स का, और पर्सोनिफिकेशन को दिखाने वाले जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपके हैं फ्लटरिंग और डांसिंग, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पर्सोनिफिकेशन हुआ है। चलो सेकंड स्टेंजा के अंदर, ये स्टेंजा नंबर 2 है, और इसके अंदर हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस, और ये लगातार डांस करते रहते हैं, लगातार, ये रुकते नहीं है, ठीक है ना। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि जो तारे हैं ना, वो टिमटिमाते रहते हैं लगातार, दैट शाइन, जो चमकते हैं, स्टार्स शाइन, स्टार्स क्या करते हैं, शाइन करते हैं, एंड ट्विंकल, और टिमटिमाते हैं, ऑन द मिल्की वे, आकाशी गंगा में। आकाश गंगा होती है जिसमें हम रहते हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, इसमें एक गैलेक्सी में हम रहते हैं, उस गैलेक्सी में सौरमंडल है, पूरा पूरा सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम में वहाँ पर स्टार्स हैं। तो जिस तरह से स्टार्स मिल्की वे में स्टार्स क्या करते हैं, अब चमकते हैं, ट्विंकल करते हैं, टनटनाट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो तारे, ये फूल है, वो भी पेड़ों के नीचे और बिसाइड लेक के बगल में ये क्या कर रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर आपसे पूछेगा कि वहाँ पॉइंट ने अपने आप की कंपैरिजन तो क्लाउड से की है, और डैफोडिल्स की कंपैरिजन स्टार से की है, डैफोडिल्स की कंपैरिजन स्टार से की है, ठीक है ना। दे स्ट्रेच, वो फैले हुए हैं, मतलब वो ऐसे फैले हुए हैं इन नेवर एंडिंग लाइन, मानो कि कभी लाइन एंड ही नहीं होगी, कभी लाइन एंड नहीं होगी। तो ये हाइपरबली है कि ऐसा होता है कि ये कभी एंड नहीं होंगे, हाइपरबली, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बोली गई लाइन। वो पॉइंट ये कहना चाहता है कि इतने फैले हुए हैं, ये दे यहां किसके लिए आया है, डैफोडिल्स के लिए, कि जो डैफोडिल्स हैं वो झील के बगल में इतनी दूर, इतना लंबाई तक फैले हुए हैं, इतनी चौड़ाई तक फैले हुए हैं, मानो कि इनकी लाइन कभी खत्म नहीं होगी। कई बार ऐसे हम ट्रेन में चल रहे होते, बस में चल रहे होते, तो खेत ही खेत आ रहे होते, तो कहते लाइन कभी खत्म ही नहीं होगी क्या, तो थोड़ा अतिशयोक्ति है। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, मार्जिन मानी होता है एक उस एरिया में जो खाड़ी के बगल का एरिया है, उस एरिया के बगल के एरिया में है, जो खाड़ी के बगल में है, उस खाड़ी के बगल के एरिया में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है डैफोडिल्स की। 10,000 आई 100 आए, यहाँ पर ये इन्वर्जन यूज किया है, 100 आए, देखो यहाँ पर इन्वर्जन है, यहाँ पर इन्वर्जन यूज किया है, और वर्ब को, मेन वर्ब को पहले ले लिया है। 10,000 उसने देखे हैं, यहाँ पर फिर से अतिशयोक्ति है, आपसे पूछ लेगा कितने देखे हैं, तो यही आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाओगे। तो जहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है यही क्वेश्चन, और कंफ्यूज हो जाओगे आप कि भाई कितने थे, तो 10,000 आप याद रखना, आपके माइंड में सेट रखना, 10,000 थे, और ये अतिशयोक्ति है। पहली बात,
तो कोई भी व्यक्ति इतने सारे फ्लावर्स एक साथ देख नहीं सकता, और देख भी ले तो वो इतनी जल्दी से एक ही ग्लांस में उनको गिन नहीं सकता। समझ गए मेरी बात? एक ही ग्लांस में उन्हें गिन नहीं सकता। कोई एक ही ग्लांस होती झलक, क्या एक ही झलक में कोई व्यक्ति इतने सारे फ्लावर्स गिन सकता है? नहीं, उसने गिन लिए, तो इसका मतलब अतिशयोक्ति है कि नहीं है। टॉसिंग, अभी भी दोबारा फिर पर्सोनिफिकेशन किया है। टॉसिंग, उछाल रहे हैं, टॉसिंग दियर हेड। क्या फ्लावर्स के सिर होते हैं? नहीं होते। सिर तो भाई इंसानों के होते हैं, फूलों के कोई सिर थोड़ी होते हैं। टॉसिंग, वो उछाल रहे हैं यूं यूं, ऐसे एक ऐसे करके उछल उछल के देख रहे हैं एक दूसरे को, या लोगों को, या इंसानों को, या बादलों को, या आकाश को, या प्रकृति को देख रहे हैं। तो टॉसिंग यानी उछाल रहे हैं। और यहां हुआ है पर्सोनिफिकेशन का यूज। क्या उछाल रहे हैं? वो अपने सिरों को उछाल रहे हैं, ठीक है ना, अपने हेड्स को उछाल रहे हैं इन स्प्राइटली डांस, और बहुत ही स्प्राइटेड होकर के, बहुत ज्यादा एनर्जी या प्रफुल्लित होकर के, एनर्जाइज्ड होकर के डांस कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर फिर से अगेन यहां पर क्या यूज किया गया है? पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है इस एक्टिविटी में। अब हालांकि डैफोडिल्स को पर्सोनिफाइड किया गया है, ये ध्यान रखना, और ये उनकी एक्टिविटीज हैं, डांस करने का काम, टॉस करने का काम, ये उनकी एक्टिविटीज है। और स्प्राइटली मानी होता है जोश के साथ, एनर्जी के साथ, जोश के साथ वो डांस कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, 2 स्टैंजाज और हैं, बस छोटे छोटे से हैं। देखिए थर्ड स्टैंजा देखिए, और जो वेव्स है, लहरें हैं, बिसाइड देम, उनके बगल में डांस, वो भी डांस करती है। तो यानी कि देखो कितना सुर में है। ऐसे कहते हैं ना कि एक्टर ने डांस किया तो एक्ट्रेस भी डांस करेगी साथ में, तो ऐसे ही यहाँ पर एक्टर मान लो कि डैफोडिल्स हैं, तो एक्ट्रेस कौन हो गई? वेव्स, लहरें भी डांस कर रही है। तो यहाँ पर ये भी फिर अगेन पर्सोनिफाइड हो गई हैं, ये पर्सोनिफाइड हो गई हैं। ये पर्सोनिफाइड हो गई, लहरें भी उनके बीच में, क्योंकि भील बगल में झील है उल्स वाटर, तो उस उल्स वाटर जो झील है उसके पास जो उसमें जो लहरें हैं वो भी डांस कर रही है। एंड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। लेकिन दे यहाँ पर कौन है? डैफोडिल्स। लेकिन जो डैफोडिल्स है ना, उन्होंने क्या कर दिया है? डैफोडिल्स ने आउटडिड कर दिया है, कमजोर बना दिया है। किसको कमजोर बना दिया है? आउटडिड कर दिया है उन्होंने, वीकन बना दिया है, कमजोर बना दिया है। किसको वीकन बना दिया है? द स्पार्कलिंग, चमक को। किसकी चमक को? स्पार्कलिंग, लहरों को, चमक को। किसकी चमक? वेव्स, लहरों की चमक को। जो लहरें हैं ना, इन ग्ली यानी होता है आनंद के साथ, आनंद में, जो आनंद, एंजॉय या एंटरटेनमेंट, जॉय। तो जॉय में जो वो लहर, डैफोडिल्स के इस मूवमेंट को देख करके जिस तरह से लहरें नाच रही हैं, लहरें भी डांस कर रही हैं, लेकिन उनका डांस इन डैफोडिल्स के डांस के सामने फीका है, कमजोर है। ए पॉइंट कुड नॉट बट बी गे। अब ऐसी स्थिति को देख करके यार एक पॉइंट के क्या हालत होंगे, वो कह रहा है कि पॉइंट कोई सैड थोड़ी होगा, बल्कि वो तो गे हो जाएगा। गे मीन्स हैप्पी, ठीक है ना, हैप्पी हो जाएगा कि ए पॉइंट कुड नॉट बट बी गे। एक पॉइंट कभी सैड थोड़ी होगा, वो तो बल्कि हैप्पी हो जाएगा। इन सच अ जोकंड कंपनी, इतनी प्यारी कंपनी में, लवली कंपनी में, लवली एंटरटेनिंग, मनोरंजक कंपनी में, जॉयफुल कंपनी में, प्ले जॉयफुल कंपनी में, इतनी आनंदमयी कंपनी में वो पॉइंट कभी परेशान थोड़ी होगा, बल्कि उसको तो मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। आई गेज्ड एंड गेज्ड, इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि मैं देखता ही रहा, देखता ही रहा। अब यहाँ पर थोड़ा विचारों को व्यक्त कर रहा है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, तो मैं देखता ही रहा, देखता ही रहा। बट लिटिल थॉट, लेकिन थोड़ा सा सोचा मैंने, बहुत बहुत न के बराबर सोचा। वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, बट लिटिल थॉट, लेकिन मैंने न के बराबर सोचा कि भाई कौन सा वेल्थ, वॉट और वेल्थ, यहां पर फिर से अलिट्रेशन है। पोएटिक इफेक्ट डालने के लिए यहां पर इमेजरी वगैरह सबके बारे में चर्चा करेंगे। गेज्ड एंड गेज्ड, यहां पर रिपीटिशन हुआ है। वेल्थ शो कि कितनी अच्छी प्रॉपर्टी ये मेरे लिए लेकर के आए, कितना धन, प्रॉपर्टी मेरे लिए लेकर के आए, प्रॉपर्टी इतना बड़ा मेरे लिए संपत्ति लेकर के आए हैं। कौन? ये कौन? बॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। ये जो नज़ारा है, किनको देखने का नज़ारा, साइट,
ये जो साइट है किनको डैफोडिल्स का देखने का, ये साइट मेरे लिए कितनी अच्छी प्रॉपर्टी लेकर के आता है। क्योंकि पॉइंट जो लोग होते हैं वो धन दान या संपत्ति से इतना खुश नहीं होते जितना जिस थीम को वो लेकर के लिखते हैं, उस थीम को देख करके आनंदित होकर के जो उनको वेल्थ प्रॉपर्टी फील होती है, जो आनंद मिलता है, वो यहाँ पर वो बयां कर रहा है कि पता आपको पता नहीं, मैं बता नहीं सकता, मैंने न के बराबर नहीं सोच पाया कि कितना आनंद मुझे वहाँ उन किन से मिल रहा था, उन डैफोडिल्स के उस सीन से मिल रहा था। अब लास्ट है यहाँ पर फोर्थ स्टैंजा, फॉर ऑफन, कभी कभी जब मैं जब अक्सर के सेंस में आ रहा है, ऑफन है, ये ऑफन है प्रॉपरली, कि जब मैं कभी कभी व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं अपने सोफे पर लेटा रहता हूँ, सोफे पर पड़ा रहता हूँ, लेटना पड़े रहना, जब मैं सोफे पर लेटा रहता हूँ, अकेला होता हूँ, लोनली होता हूँ, तो इन वैकेंट मानी बिल्कुल अकेला होता हूँ, अलोन, और इन पेंसिव मूड, और थोड़ा पेंसिव मूड में होता हूँ। ये ध्यान रखना मूड कैसा है, पेंसिव है, सैड नहीं है, थोड़ा उदासीन है, अकेला है, ठीक है ना, अकेला मूड है। तो यहाँ पर पेंसिव मूड में वो पड़ा है, पेंसिव उदासीन मूड में पड़ा है, सैड नहीं कहेंगे आप इसको, दुखी नहीं है, वो उदासीन है, लोनली होता है, कोई साथ देने वाला नहीं होता है। अब मुझे किसी का प्राइवेट, मतलब मैं अकेला हूँ, कोई साथ देने वाला नहीं है, दुखी नहीं हूँ, पेंसिव मूड में हूँ, तो वो पेंसिव मूड में है। दे फ्लैश, तो इमेजरी आएगी यहाँ पर, दे फ्लैश अपॉन, वो चमकने लगते हैं, मतलब उनका फिर से मुझे पिक्चर नजर आती है, जैसे फिल्मों में नहीं होता फ्लैशबैक आता है कि हाँ मैं पहले ऐसा था, वैसा था, मेरा मकान ऐसा हुआ करता था, तो वो फ्लैश करती हैं अपॉन द इनवर्ड आई। पॉइंट की इनवर्ड आई क्या है, उसका हृदय, उसका मन, उसका हार्ट, उसका हार्ट है, इनवर्ड आई। तो यहाँ पर ये मिटोनिमी यूज किया है इसने, पॉइंट ने मिटोनिमी यूज किया है, उसके हृदय में, उसके अंदर के मन में यहाँ पर क्या होते हैं, वो दोबारा से चमकने लगते हैं, और वो उसको दोबारा उन डैफोडिल्स की याद आती है, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। और वो इमेज, जो इमेजरी है, इमेजरी तो कई जगह पर आई है, यहाँ पर मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम कल इस पोइम को अच्छे से पढ़ेंगे तब। तो देखो कि कितना आनंद मुझे उनकी एकांत अकेलेपन में मिल जाता है, सॉलिट्यूड में मुझे कितना आनंद मिलता है उस नज़ारे को देख करके, उस विचार को सोच करके, जो मैंने वहाँ नज़ारा देखा था प्यारा सा उसको। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और फिर मेरा हृदय आनंद से भर जाता है, मेरे हृदय सिर्फ आनंद से अभिभूत हो जाता है उस विचारों को सोच करके, या उन विचारों को ग्रहण करके जो विचार उन सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे डैफोडिल्स के बारे में है। एंड डांसेस, अब यहाँ पर कौन, यहाँ हार्ट को पर्सोनिफाई किया गया है, और मेरी जो इनवर्ड आई है, मेरा जो हार्ट है वो किसके साथ, डैफोडिल्स के साथ नाचने लग जाता है। तो अब ये याद रखना, जोकंड कंपनी किसकी, जोकंड कंपनी में है, जोकंड कंपनी किसकी है, यहाँ पर डैफोडिल्स की जोकंड कंपनी है, जो पॉइंट लेना चाहता है, सॉलिट्यूड में भी, आनंद में भी। तो इस तरीके से ये छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन थी पोइम की। नॉर्मली आपसे ज़्यादातर यही पूछेगा कि देखो ये जो कपलेट है, चौथे कपलेट का एंड किससे हो रहा है, फिल्स डैफोडिल्स, ठीक है ना, आपसे पूछेगा तीसरे कपलेट का एंड किससे हो रहा है, तीसरे कपलेट का एंड किससे हो रहा है, ब्रॉट थॉट, ये ध्यान रखना, थॉट ब्रॉट, ठीक है ना, और इसका किससे हो रहा है, इसका ग्लैंस और डांस, और उसका ब्रीज और ट्रीज ब्रीज ग्लैंस डांस थॉट ब्रॉट, ठीक है ना, और लास्ट में फिल्स एंड डैफोडिल्स। ये याद रखना, चारों स्टैंजाज ये बढ़िया तरीके से आप लोगों ने क्लियर किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।